हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में संस्कृति के बारे में। जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि संस्कृति जो है वो जीवन जीने के ढंग को कहा जाता है। यह व्यवहारों की वह समग्रता है जो हमारे जीवन में पाई जाती है, जिसे हम सीखते हैं, ना कि वंशानुक्रमण द्वारा साथ लाते हैं। मानव इसीलिए सामाजिक प्राणी बन पाया है क्योंकि वह संस्कृति का निर्माता है। वह सीधा खड़ा हो सकता है, अपने हाथों को प्रयोग में ला सकता है और उसका मस्तिष्क जो है वो बहुत मेधावी है, सोचने समझने की क्षमता रखता है। प्रतीकों यानी भाषा का निर्माण मानव ने किया, जिसके कारण से उसने अपनी संस्कृति का विकास और परिमार्जन किया है। हम यह देखते हैं कि संस्कृति जो है वो किसी भी समाज के लिए एक समग्रता के रूप में होती है और किसी भी समाज विशेष की संस्कृति जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। यह संस्कृति की अपनी विशेषता है कि संस्कृति सार्वभौमिक होते हुए भी सभी समाजों में भिन्नता प्रदर्शित करती है। इसको हम समझ सकते हैं परिवार व्यवस्था के द्वारा कि अगर हम भारतीय समाज में परिवारों की व्यवस्था देखते हैं और अमेरिकन समाज में परिवारों की व्यवस्था देखते हैं तो हमें वह व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। इसी प्रकार से हमारे व्यवहार करने के तरीके एक अवसर विशेष पर हमारे प्रदर्शित होने के तरीके जो हैं वो अलग अलग समाजों में उसकी संस्कृति के आधार पर निर्धारित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक समाज की संस्कृति के आधार पर अनुसार से ही उसके व्यक्तियों का व्यवहार जो है वो निश्चित होता है। और यह भी हम देखते हैं कि व्यक्तित्वों पर संस्कृति अत्यधिक प्रभाव जो है वो डालती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित तो की ही जाती है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि होपी जनजाति जो कि न्यू मैक्सिको के क्षेत्र में रहती है, इनमें मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं जहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। और इस प्रकार से ये लोग धार्मिक आस्था वाले और बहुत मेहनती लोग हैं, तो इनमें इस प्रकार का कल्चर जो है यानी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार से हम कुछ संस्कृतियों में ऐसा पाते हैं कि वे संस्कृतियां जो हैं झगड़ालू प्रवृत्ति की होती हैं, तो वो व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब हम संस्कृति के विभिन्न कंपोनेंट्स की बात करते हैं, उपादानों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें संस्कृति तत्व, सांस्कृतिक संकुल, प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र जो है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्रत्येक संस्कृति में संरचना और संगठन दिखाई देता है। यह संरचना संस्कृति के कई छोटे तत्वों, इकाइयों, उपभागों से मिलकर बनती है। कोई भी संस्कृति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसके छोटे छोटे भागों का अध्ययन जो है वो हम नहीं कर लेते हैं। तब तक हम उसको संपूर्णता में ना तो समझ सकते हैं ना ही जान सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटे सांस्कृतिक तत्व हैं ये अविभाज्य हैं। इनका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भौतिक पक्षों की इसकी चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं, यदि हम एक पेन को लेते हैं जो कि एक भौतिक रूप है संस्कृति का, उसके सभी पार्ट्स को अलग अलग कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक कि वो एक संपूर्णता में हमें नहीं मिलता है, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से हम यह देखते हैं कि ये सांस्कृतिक तत्व मानव के काम आने वाली जो है सबसे सरल, छोटी और आगे विभाजित न की जाने वाली इकाई है। विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में अमेरिका की इंडियन संस्कृति का उल्लेख करते हुए हमें बताया कि पहला अंग इसका सांस्कृतिक तत्व है और दूसरा जो है वो सांस्कृतिक संकुल है। जब हम संकुल की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से कई कोशों से मिलकर, कई सेल्स से मिलकर एक जो है अंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार से हम यह देखते हैं कि संस्कृति के छोटे छोटे तत्वों से मिलकर संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। सांस्कृतिक तत्वों की रचना में भी जटिलता पाई जाती है। उनकी उत्पत्ति का अपना एक इतिहास होता है। अगर हम उन्हें समझें और पढ़ें तो हमें
पता चलता है। और फिर जैसे जैसे हमारी संस्कृति में परिवर्तन आता है, इन सांस्कृतिक तत्वों में भी परिवर्तन आता है, जो कि बहुत धीमी गति से होता है। हमें उसकी पता जो है वो धीरे धीरे से बहुत बाद में चलता है। जब हम संकुल की बात करते हैं तो हमने यह तो समझ लिया कि ये कई तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन ये तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ते हैं और मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो ये सांस्कृतिक संकुल कहलाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं कि क्रिकेट का खेल जो है वो सिर्फ क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट के बैट से नहीं खेला जाता। जब यह खेल मैदान पर खेला जाता है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम इसमें नियम, कानून, खिलाड़ियों की पोशाक, कप्तान, रेफरी, सब की भूमिकाओं, सब चीज़ों को देखते हैं और उससे मिलकर यह खेल जो है वो प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से ये सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से उस प्रकार जुड़े हुए होते हैं जैसे एक गुलदस्ते में फूल रखे हुए हों और वे गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। एक फूल अगर रखा हुआ होगा तो वो गुलदस्ते का निर्माण नहीं कर सकता। सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक जो संकुल है उनसे मिलकर किसी भी संस्कृति का निर्माण जो है वो होता है। जैसा कि पार्सन ने बताया, प्यूबल इंडियंस जो थे उनमें धार्मिक अनुष्ठानों को उन्होंने देखते हुए बताया कि वे अपने चारों तरफ धार्मिक क्रियाओं को केंद्रित करके रखते हैं, यानी धर्म का अत्यधिक महत्व उनमें पाया जाता है। संस्कृति के जो अगली हम चर्चा करते हैं उपादानों की, उसमें हम लेते हैं सांस्कृतिक प्रतिमानों को। सांस्कृतिक प्रतिमानों को रूथ बेनेडिक्ट अपनी किताब में लिखती हैं पैटर्न्स ऑफ कल्चर में। वो कहती हैं कि जो सांस्कृतिक प्रतिमान हैं उनका अध्ययन मैंने संस्कृति की के क्षेत्र के दौरान किया और मैंने विभिन्न संस्कृतियों को देखते हुए इसे समझाने का प्रयास किया। एक सांस्कृतिक प्रतिमानों में क्या होता है, संस्कृति तत्व और संकुल विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अगर वो बिखरे हुए रहेंगे तो वो एक प्रतिमान का निर्माण, एक पैटर्न का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए जो सामग्री ईंट, रेता या सीमेंट बिखरा हुआ होगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है, वो कोई पैटर्न नहीं बताएगा, लेकिन जब वो व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाता है तो उसकी एक संरचना निकल कर आती है, एक प्रतिमान जो है निर्मित हो सकता है। हर्स्कोविट्ज़ भी इसे समझाते हुए हमें कहते हैं कि संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिज़ाइन है जो उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहारों के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह संस्कृति प्रतिमान जो है वह हमें प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। ऊपरी तौर पर हमें ये संस्कृतियाँ जितनी भी सरल और आकर्षक प्रतीत हो जाएं, लेकिन जब हम गहराई में जाकर किसी भी संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो वे बहुत जटिल हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृति क्षेत्र की। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष को छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी अवहेलना जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान संस्कृति को समझने के अंतर्गत रखता है। हम यह भी देखते हैं कि जब भी हम किसी भी संस्कृति के तत्वों को देखते हैं तो उसमें अपने पास की संस्कृति के तत्वों की भी प्रधानता पाई जाती है। अगर आप उसको अपने क्षेत्र से जोड़कर देखना चाहें कि हम जो हैं वो पंजाब के बॉर्डर लाइन एरिया में हैं, तो हम गंगानगर के निवासियों पर पंजाबी कल्चर का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो वो वहाँ की विशेषताओं को अपने साथ लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं, और इस प्रकार से संस्कृति का फैलाव जो है वो होता है। और प्रत्येक संस्कृति जो है वो एक निश्चित क्षेत्र तक तो फैली ही होती है और वहाँ पर फैलकर वो अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को दूसरी जगह तक लेकर जाती है। हम दूसरे स्थानों से उनकी संस्कृतियों को ग्रहण करते हैं और अपनी संस्कृतियाँ वहाँ तक लेकर जाते हैं। विस्लर तो यह मानते हैं कि प्रत्येक संस्कृति जो क्षेत्र है उसमें वो केंद्र हम ढूंढ सकते हैं कि जहाँ संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल जो है वो प्रसारित हुए हैं। और कई बार हम यह भी देखते हैं कि
जो घने जंगल हैं या रेगिस्तान है या जो महासागर हैं, ये सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन अब हम कल्चरल एक्सचेंज की बात जो है वो बहुतायत से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यह संस्कृति क्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक उपादानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद हम संस्कृति की दो स्थितियों की और चर्चा करते हैं, प्रकट और अप्रकट संस्कृति। ऐसी संस्कृति जिसको कि हम मानव इंद्रियों द्वारा बाहरी रूप से देख सकते हैं, अवलोकित कर सकते हैं और उसका अध्ययन अपने आँख से देखकर और कान से सुनकर कर सकते हैं, उसको हम प्रकट संस्कृति की संज्ञा देते हैं। लेकिन कई बार जो है संस्कृति में ऐसे अप्रकट तत्व भी पाए जाते हैं जिनका अध्ययन बहुत अनुभवी और प्रशिक्षित लोग ही कर सकते हैं, जिनमें हम अपने मानव शास्त्रियों को रखते हैं, जिन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के बीच में रहकर सहभागी अवलोकन द्वारा उनके संस्कृति के छोटे से छोटे भाग से हमें परिचित करवाया और उनके सांस्कृतिक तत्वों को हम तक पहुंचाया। तो हम देखते हैं कि ये अप्रकट सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं, ये वो मानव शास्त्री हैं जो बहुत अनुभवी थे, प्रशिक्षित थे और ये विभिन्न संस्कृतियों के बीच में रहकर अपने अध्ययन कार्य को जिन्होंने किया था। तो इस प्रकार से ये संस्कृति के प्रकट और अप्रकट तत्व भी हम को किसी भी संस्कृति को समझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब हम संस्कृति की इन सभी बातों को देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं, तो एक बात स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि बिना संस्कृति के मानव जो है वो पशु के समान ही था। इसीलिए मानव ने जब संस्कृति का निर्माण किया तो हमने कहा कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है और संस्कृति के निर्माता के रूप में भी उसको जाना गया। संस्कृति के निर्माण के कारण ही उसको पशु श्रेणी से अलग किया गया और संस्कृति जो है वो एक ऐसा सीखा हुआ व्यवहार है जो कि हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। हम किस प्रकार की संस्कृति से आते हैं, यह हमारा व्यवहार हमें दर्शाता है। संस्कृति हस्तांतरित की जा सकती है और संस्कृति को सीखा जा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें हमें संस्कृति को समझने में सहायता करती हैं, क्योंकि संस्कृति टोटल वे ऑफ लाइफ और